नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता है यूपीएससी पेट 2022 के टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पर पढ़ाई की जा रही है। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री अपना यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हम लोग जनरल अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डे और भी हमने अपने पड़ोसी राज्य इन सब चीज़ों को पढ़ लिया है। हम लोग यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के आगे के टॉपिक्स की। अभी तक मैंने आपको पॉलिटी में बता दिया है कि प्रीएम्बल में क्या चीज़ें थी, यानी कि आपका प्रीएम्बल कहाँ से आया, किस विचार के बाद आया, किसने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था, उसके बाद कितने पार्ट्स हैं, कितने समय लगा संविधान को बनने में, और सारे पार्ट्स के बाद हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं भाग 5। देखिए दोस्तों, इसके पीछे जितनी वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पूरा देख सकते हैं। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसके पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितनी चीजें मैं आपको बताती हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। एक बात और, हो सकता है आप में से कई को, कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटी में क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ी इतनी समझ में नहीं आती, पहली बार हम लोग पढ़ रहे होते हैं, पॉलिटी उतनी हमने सुनी भी नहीं होती, कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से संबंधित है। तो मैं अभी जितनी चीज़ें आपको बता रही हूँ वो सब सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल और फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, क्या है, ये बता रही हूँ। एक दिन मैं आपकी क्लास दूंगी जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि संविधान में जो हर भाग दिया गया है, जैसे राज्य की नीति निर्देशकता, तो मैंने आपको समझाया नहीं था क्योंकि उससे टाइम भी लगेगा और वो आपके उतना इंपॉर्टेंस में नहीं, लेकिन आप जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको पता जरूर होना चाहिए। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये क्या है, ये क्यों मैंने बताया था कि इनको आप न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं करा सकते हैं, ऐसा क्यों था, कई कारण हैं इन सब चीज़ों के। एक तो उस समय आपको पता 1947 से भारत आज़ाद हुआ था, तो किसी भी राज्य को फोर्स नहीं किया जा सकता था कि भाई नहीं ये चीज़ आपको बनानी ही है, आपको पंचायत का गठन करना है 40 आर्टिकल के हिसाब से, या फिर आपको समान लोगों को समान चीज़ व्यवहार समान काम देने हैं, इन सब के लिए फोर्स नहीं करते, क्योंकि उस समय इतनी गरीबी थी कि फोर्स नहीं कर सकते। तो ये बना दिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर अच्छा राज्य अच्छे वो एक उसका डायरेक्शन दे दिया गया, ये ऐसा राज्य बनना है तो आपको इनमें चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर ये छोड़ दिया गया राज्यों के ऊपर कि वो धीमे धीमे अपने हिसाब से राज्य चीज़ें फॉलो करेगा। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, तो एक दिन क्लास लेंगे, उस दिन सिर्फ इन चीज़ों की बातें करेंगे, संविधान में क्या चीज़ें कैसे आई, क्यों आई, क्या कारण था। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आपको पता है, फैक्ट बेस्ड आर्टिकल बेस्ड चीज़ें पढ़ रहे हैं। आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की। इससे कई प्रश्न बनते हैं, जितनी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग राज्यसभा। राज्यसभा, कल मैंने आपको बताया था कि संसद में क्या होती है, दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती है संसद में आपकी, एक राज्यसभा और एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति, तीन चीजों से मिलकर आपकी भारतीय संसद बनती है। कई बार ये प्रश्न आता है कि भारतीय संसद निम्न में से किन किन से मिलकर बनी होती है। आप ऑप्शन में मारेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आज हम बात करेंगे दोस्तों राज्यसभा की। पहले जान जाते हैं कि राज्यसभा क्या होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि राज्यसभा को जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट मतलब आप उसमें डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते हैं। वो कैसे होता है, वो हर राज्य में उसकी जनसंख्या के हिसाब से, जितनी ज्यादा जनसंख्या है उसके हिसाब से आनुपातिक प्रणाली में राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है दोस्तों उसमें जान जाते हैं मोटा मोटा। पहली बात तो जिस भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है उसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष। भारत का नागरिक तो हर जगह है, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, और भारत का नागरिक तो हर किसी को, जिसको राज्यसभा का सदस्य बनना है उसको भारत का नागरिक तो होना ही है, और 30 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। और कार्यकाल कितने का होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के मेंबर्स का। और राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो वही कैसे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका भी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि जिसमें डायरेक्ट हम और आप लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ कैसे होता है मैंने बताया आपको, जनसंख्या के आधार पर, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उसके हिसाब से वहां पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व में राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे थे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, इसका आर्टिकल क्या है। तो इसका आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में दोस्तों राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। किसके, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में आपके
राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा की एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, ये परमानेंट बॉडी होती है। परमानेंट बॉडी की क्या मतलब बात होती है, इस सदन का कभी भी विघटन नहीं हो सकता है। इस सदन का कभी भी विघटन नहीं होता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ये विघटन नहीं होता है, कभी भी ये क्या होती है, डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। हाँ, ये जरूर होता है कि इसके सदस्य जो होते हैं, इसके कितने सदस्य, इसके 1/3 सदस्य, 1/3 इसके मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल पे अवकाश प्राप्त करते हैं। हर 2 साल पर क्या करते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, हर 2 साल पर, ये प्रश्न बहुत बार आया है कि राज्यसभा के कितने मेंबर्स हर 2 साल पर अवकाश प्राप्त करते हैं। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पर अवकाश प्राप्त करेंगे। ठीक, समझ में आ गया आपको 3-4 चीजें। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है आपका जनसंख्या के अनुपात में, और आर्टिकल 80 है, ये सदन कभी भी विघटित नहीं होती, कभी भी इस वाले परमानेंट सदन, इस राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। और हम देखेंगे अब कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ये इतना समझ में आ गया, मैं रब कर दूं इसको। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। कल मैंने आपको बताया था ना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, तो बताइए जरा मुझे राज्यसभा का कौन होता है सभापति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति सभापति होता है राज्यसभा का, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, आपके जरूर कुछ ऑप्शंस होंगे, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सभापति कौन होता है, सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। और देखिए दोस्तों, एक बात जान जाते हैं यहाँ पे, राज्यसभा के पास संशोधन विधेयक, संशोधन जो होता है संविधान संशोधन, उसमें उतना ही पावर है जितना कि लोकसभा के पास है। संविधान संशोधन में जितना पावर लोकसभा के पास है, उतनी ही शक्ति, उतना ही पावर राज्यसभा के पास भी है। हम बात अभी करेंगे लोकसभा में मनी बिल की और फाइनेंस बिल की, यानी कि धन विधेयक और आपका वित्त विधेयक। मनी बिल, ये टर्म सुन लीजिए, मनी बिल यानी कि धन विधेयक, और आपका होता है फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक। इन दोनों में क्या है, इन दोनों के देखा जाए तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती, राज्यसभा के पास जो शक्ति होती है वो 0 के बराबर होती है। लेकिन संविधान संशोधन में जो शक्ति होती है वो एकदम बराबर होती जितनी कि लोकसभा के पास होती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के पास वही शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास है। किस मामले में, संविधान संशोधन के मामले में। जब भी संविधान संशोधन होगा तो जितनी शक्ति लोकसभा के पास है उतनी ही बराबर शक्ति राज्यसभा के पास भी है। लेकिन अगर हम धन विधेयक मनी बिल की बात करें, फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक की बात करें, तो इसमें लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है एज कंपेयर टू राज्यसभा। अब हम ये देख लेते हैं कि राज्यसभा के पास कौन सी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। एक तो आपने सुना होगा आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 इसको हिंदी में बोलते हैं आर्टिकल 312, नई अखिल भारतीय सेवाएं, नई अखिल भारतीय सेवाएं, इनके संबंध में। अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि आपकी कौन सी होती हैं, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कौन कर सकता है, राज्यसभा। ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास ही शक्ति नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि आपका जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो भी आपकी स्टेट की हैं, सेंट्रल की हैं, तो जो ऑल इंडिया स्टेट सर्विसेज हैं आपकी, जैसे आपको पता है यूपीएससी वगैरह, इन सेवाओं को, नई भारतीय सेवाओं को स्थापित करना किसके पास है, राज्यसभा के पास पावर है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आपका है 312। एक आर्टिकल और है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249, 249, आर्टिकल 249, 249, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये आपका रिलेटेड है राज्य सूची का,
अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। 3 सूचियां होती हैं हमारे पास। एक कौन सी होती है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या होती, कैसे होती, सब बताऊंगी। थोड़ा सा जानते हैं ना, ये ऑन डिजिटल बोर्ड है नहीं तो आपका वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं वीडियो को सोचती हूँ कंसाइज रहे और जल्दी जल्दी हो जाए। तो कोई बात नहीं, टाइम है हमारे पास ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बस ये जितनी चीजें पढ़ते चलिए, सॉलिड पढ़िए। आर्टिकल 249 क्या है? मैंने बताया ना 3 सूचियां होती, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची का जो भी कोई विषय होता है, राज्य सूची का कोई भी विषय, उसको राज्य सूची के विषय को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय महत्व के, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये कौन कर सकता है? ये काम कौन करेगा? ये काम राज्यसभा कर सकता है। ठीक है, इस विषय में किसके पास? लोकसभा के पास कोई पावर नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, राज्यसभा और लोकसभा के पास संविधान संशोधन में बराबर पावर्स है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। कई बार ये प्रश्न आता है संविधान संशोधन में किसके पास ज्यादा पावर है? तो दोनों के पास, राज्यसभा के पास भी उतनी ही पावर है, उतनी शक्ति, इतनी की लोकसभा के पास। अगर हम बात करें मनी बिल और फाइनेंस बिल, यानी कि धन की जब भी बात होगी, धन विधेयक या फिर आपका वित्त विधेयक, तो पावर हमेशा लोकसभा के पास ज्यादा होगी। राज्यसभा के पास आर्टिकल 312 में नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का पावर है, वो लोकसभा के पास नहीं है। आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। ठीक, ये इतना हो गया हमारा राज्यसभा। अब हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोकसभा में क्या है? लोकसभा तो मुझे लगता है कई लोग जानते होंगे, सुने, समझ में आता होगा लोकसभा, क्योंकि जो चुनाव हम लोग देते हैं ना, उसमें कौन चुना जाता है? वो लोकसभा का चुनाव होता है ना। लोकसभा से ही प्रधानमंत्री चुने आते हैं। लोकसभा के चुनाव आपको पता है कि आपके जो भी लोग एमपी वगैरह होते हैं वो सब लोकसभा के, एमपी वैसे राज्यसभा के भी होते हैं, लेकिन राज्यसभा को हम नहीं चुनते हैं। राज्यसभा मैंने बताया कैसे चुनाव होता है उसका। तो लोकसभा हम लोग किसको पढ़ेंगे अब? लोकसभा। लोकसभा में पहले देख लेते हैं कि क्या कितना कार्यकाल है। पहले तो वही भारत का नागरिक होना चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जिस भी व्यक्ति ने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली होगी। राज्यसभा में कितनी बताई मैंने? राज्यसभा में 30 वर्ष की और लोकसभा में 25 वर्ष की। 25 वर्ष की आयु जिसने ये पूरी कर ली वो लोकसभा का मेंबर बनने का हकदार है। ठीक है, और क्या चीज है? जो यहाँ कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल। राज्यसभा कितने वर्ष का था? राज्यसभा का 6 वर्ष का था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, वहां पे क्या मैंने बताया आपको? राज्यसभा के सदन को आप कभी भी विघटित नहीं कर सकते, वो परमानेंट बॉडी है, कभी उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन लोकसभा क्या है? लोकसभा का आप विघटन कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा लोकसभा भंग कर दी जाती है। भंग क्यों कर दी जाती है वो सब बातें अभी आपको जानना नहीं है, बस ये सुनते होंगे लोकसभा भंग कर दी गई। यानी कि जब भी ऐसा होता है, मेजोरिटी से पार्टी आपकी क्या होती है? मेजोरिटी से सरकार बनाई होती, मान लीजिए आपको पता है 2-3 लोग पार्टी मिलकर बनाए होते हैं, अगर वो पार्टी अपना समर्थन खींच लेती तो वो सरकार क्या होती है? अल्प बहुमत में चली जाती है और क्या होती? लोकसभा को भंग कर दिया। तो और भी कुछ विशेष परिस्थितियां आती जहां पर लोकसभा भंग की जा सकती है। तो इसे दिमाग में बैठा लीजिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी। बस क्या होगा? हर 2 साल पे 1/3 सदस्य वहां के अवकाश प्राप्त करेंगे। लोकसभा क्या होगी? भंग की जा सकती है। लोकसभा का देखिए आर्टिकल क्या है दोस्तों? लोकसभा का आर्टिकल है 81। राज्यसभा का क्या बताया? राज्यसभा का आर्टिकल 80 है और लोकसभा का आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81। यहां पे क्या होगा? यहां का निर्वाचन डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन आप लोग करते हैं ना? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यहां से सदस्य जो लोकसभा के होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्ट चुने जाते हैं। यहां भी क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष निर्वाचन तो होता है, लेकिन यहां भी वही जनसंख्या के हिसाब से सीट्स दी जाती हैं। जिस आपके राज्य में ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पे लोकसभा की ज्यादा सीट्स होती हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम लोग इसमें क्या है। हाँ, अगर पूछा जाए जो मंत्री परिषद है, मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, इसीलिए मैं बार बार वो लिखती हूं आपको। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? या मंत्री परिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इंडिविजुअल रूप से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो आप किसके लिए बताते थे? राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, उत्तरदायी अगर व्यक्तिगत रूप में पूछेंगे तो किसके प्रति है? राष्ट्रपति के। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? कलेक्टिवली किसके प्रति उत्तरदायी है मंत्री परिषद के लोग? बताइए। लोकसभा के। लोकसभा के प्रति जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है,
अब हम लोग उसके बाद बात कर लेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स कौन से? आर्टिकल 110, ये क्या है दोस्तों? मनी बिल। रट लीजिए, रट लीजिए मतलब रट, जैसे जितनी चीजें आप सब रटनी है, कोई चीज ऐसे बताती ही नहीं जो बिना बात की हो, सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है, वही मैं आपको पढ़ाती हूँ यहाँ पे। आर्टिकल 110 मनी बिल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? धन विधेयक। आर्टिकल 110 आपका मनी बिल यानी कि धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक मैंने आपको बताया कि लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। पैसे की जब भी बात आए समझ जाइए लोकसभा है। ऐसे ही आर्टिकल 117 है आपका, आर्टिकल 117 ये आपका फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल, इसकी हिंदी है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, ठीक है। ये आपका जो फाइनेंस बिल है ये भी क्या है, कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में ही खाली, ठीक है। कोई भी बिल आपका मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये समझ में आ रहा होगा ना, लोकसभा लिख रही हूँ, LS यानी कि लोकसभा, यानी कि अध्यक्ष ऑफ लोकसभा। कोई भी बिल अगर प्रस्तुत होता है तो उसको ये बताना कि ये मनी बिल है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं, कौन बताता है? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज रह रही है आपकी? हाँ, मैंने बता दिया आपको कि लोकसभा में प्रस्तावित होती है मनी बिल या फाइनेंस बिल, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित होगी। राज्यसभा इस पे कोई अधिकार नहीं, जो अधिकार है वो शून्य के बराबर है। कुछ होगा 14 दिन के लिए बहुत ज्यादा हो तो रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं रख सकती, और कुछ भी उसमें कहने का अधिकार भी नहीं है राज्यसभा के पास। तो ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और क्या है यहाँ पे? जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो कौन होता है? वो लोकसभा का सदस्य होता है। मैंने आपको बताया राज्यसभा का सभापति कौन था? उपराष्ट्रपति, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं था। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, लेकिन वो कौन होता है? वो लोकसभा का मेंबर होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है। लोकसभा में जो लोग चुने गए होते हैं उन्हीं में से डिसाइड करके किसी को स्पीकर बना दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य हमेशा कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये सब मैं रब कर दे रही हूँ क्योंकि अब नीचे आ जाएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बतानी है आपको लोकसभा में। एक होता है आर्टिकल 100, मैंने आपको आर्टिकल 107 107 बता दिया, इनको रट के रख लीजिए। आर्टिकल आपका है 100, वो किस लिए होता है दोस्तों? आर्टिकल 100 आपका होता है जैसे जब लोकसभा में किसी बात में बहस चल रही होती है तो पक्ष के लोग होंगे, विपक्ष के लोग होंगे, वो लोग वोट डालते हैं, लेकिन वोट की स्थिति ऐसी आती है कि वो टाई हो जाता है, यानी कि दोनों तरफ से बराबर के वोट पड़े होते हैं। उस केस में क्या होगा? सिर्फ उस कंडीशन में स्पीकर जो होता है, जो अध्यक्ष होता है आपका लोकसभा का, वो क्या करता है? वो वोट डालता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। वो वोट डालता है, वोट डालने की शक्ति होती है ये अध्यक्ष की, लोकसभा की। ठीक है, जितनी बातें हो रही लोकसभा की हो रही हैं, ठीक है। आर्टिकल 100 जो है वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी वोट डालने की शक्ति है, लेकिन वो वोट खाली कब डालेगा? जब टाई होगा या बराबर वोट पड़ेंगे, सिर्फ तभी वो अपना वोट डालता है, कास्टिंग वोट डालता है। जब पक्ष और विपक्ष की तरफ से बराबर वोट पड़ेंगे, खाली उसी समय अध्यक्ष जो होगा लोकसभा का वो वोट डाल सकता है, उसके अलावा वो वोट नहीं डालता है, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। और क्या रह रहा है? हाँ, पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? पहले स्पीकर थे लोकसभा के GV मावलंकर। कौन थे? GV मावलंकर। मैं पहले आपको सबका नाम बताने चल रही हूँ ना। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। हम उसका एक और नाम देख लेते हो कि ये भी प्रश्न में आया हुआ है, प्रोटेम स्पीकर। सुना होगा आप लोगों ने, शायद न्यूज सुनते होंगे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों कौन है? एक तो इसका जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, ठीक। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये होते कौन है? सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ होते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। सबसे वरिष्ठ सदस्य किसका? लोकसभा का। लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्तों, एक तो जो हमने बताया ना अभी, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो कहाँ से चुना आता है? लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही। तो लोकसभा अध्यक्ष को चुनने का जो हेल्प होती है, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में एक तो मदद करता है प्रोटेम स्पीकर। दूसरा क्या काम करता है? दूसरा वो काम करता है दोस्तों, जो जितने भी नवनिर्वाचित लोग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको
नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जितने लोग इलेक्टेड होते हैं, नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं, नवनिर्वाचित सदस्य, उनको क्या कराता है? उनको शपथ दिलवाता है, उनको शपथ दिलवाता है। और उसके बाद क्या होता है? ऑटोमेटिकली ये पावर जो होती है प्रोटेम स्पीकर की, यानी प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। और जो सदस्य होते हैं इसके, वो कौन होता है? ये कौन होता है? वरिष्ठ सदस्य लोकसभा का होता है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए और नवनिर्वाचित सदस्य, उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो पोस्ट होती है खत्म हो जाती है। आज मेरी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आपको पता ही चल रहा होगा, तो क्लासेस यही पे एंड करती, पढ़ानी और भी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लग रहा है पता नहीं आप लोगों तक वो बातें जाएंगी भी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है। थोड़ा डिले भी हो गया आज मुझे वीडियो बनाने में। चलिए, आप अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें हम आगे कल कंटिन्यू करें क्लास में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है।